मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, अब हर रास्ता तुझ तक जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 20 तारीख वो रास्ता है और वहां तक जाना है भाई। ठीक है जी। तो क्लास अपनी है। देखो बेटा कुछ नहीं पढ़ा ना, अगर तुम्हें एमसीक्यू वाली मेरी क्लास ली है उसके बाद इस क्लास को पूरा कर लो। मैं बता रहा हूं पूरी चीजें आपकी रिकैप हो जाएंगी, प्लस एग्जाम के सीधे से सवाल दिखेंगे। ठीक है। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन आज करेंगे, कल हम फिजिक्स और फिर बायोलॉजी। ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस रहेगा आपका, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है कवर कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि एमसीक्यू में ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारे चैप्टर, इसके अंदर टॉपिक आप सभी लोग जानते हो कि कौन सा टॉपिक है। हमारी रिएक्शंस है जिसके अंदर सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी आप जानते हो डीकंपोजिशन है। ठीक है जी। फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी। और उसके बाद आप जानते हो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है। और इन सब में एक रिएक्शन हम कॉमनली, दोनों में कॉमनली निकालते हैं, एक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब ना बेटा, अब मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको जैसे मैंने ऑलरेडी सिलेबस में पढ़ाया था, ये वैसे होगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। एक एक चीजें एक एक अच्छे तरीके से आप चीजों को करते रहिएगा। ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है। तो वैसे नहीं पढ़ाऊंगा बेटा जैसे मैं पूरे सिलेबस में पढ़ाता हूं, यहाँ वो चीज जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है और ये सीधी सीधी आएगी। ठीक है। तो चलिए आपके सामने पहली चीज है, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? एक्सप्लेन स्लेकिंग ऑफ लाइम व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 2 मार्कर के अंदर ये सवाल पूछा जाना है। ठीक है, 2 मार्कर का ये सवाल है। क्या है? स्लेकिंग ऑफ लाइम। अब आपको पता होना चाहिए स्लेकिंग ऑफ लाइम का मतलब क्या है, तो आपको पहले इसमें लिखना है। ठीक है जी। CaO जो आपका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे करवाऊं? वाटर से करवाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा? CaOH का होल टॉइस प्लस आपकी यहां से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। ठीक है जी। तो ये जो आपका मटेरियल बना है इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? स्लेक्ड लाइम। क्या बोला जाता है? स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। ठीक है बच्चों। और ये क्या था बेटा? आपका लाइम था। ठीक है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये क्या था? क्विक लाइम है, और ये आपका स्लेक्ड लाइम है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या निकली है? बहुत ज्यादा हीट निकली है। यहाँ पर हीट का क्या हुआ है? एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट बहुत ज्यादा निकली है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन 2 मार्कर में है, पहले तो आप इस रिएक्शन को लिखना है, ये सवाल आता है। दूसरी चीज आपको क्या लिखनी है, जो मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं, तो आपको लिखना है व्हेन क्विकलाइम इज ट्रीटेड विद वाटर इट प्रोड्यूस, लिखते चलो, कॉपी पेन लेके बैठना बेटा। इट प्रोड्यूसेस स्लेक्ड लाइम एंड हीट। इन दिस रिएक्शन evolution of heat takes place. That is why this reaction is exothermic reaction. ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या हम इतना ही याद करेंगे? अब सुनो और क्या क्या पूछ सकता है। सुनो, ये पूछ सकता है कि जब हम क्विकलाइम को वाटर से रिएक्ट करते हैं क्या बनता है? स्लिकलाइम बनता है, हीट बनती है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज बेटा इससे थोड़ा सा आगे पूछ सकता है। ठीक है जी। अब एमसीक्यू हमने इस पे प्रिपेयर कर लिया था। यूज पूछ सकता है बेटा कि इसका यूज क्या है, यूज प्रिपेयर कर लीजिएगा इसका। और स्लेक्ड लाइम का यूज भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये पूछा जाए कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन के साथ और कौन सी रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बेटा ये चीज समझ में आई? सारी चीजें एक ही पेपर में नोट करते चलेगी जो मैं बता रहा हूं। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देने को भी आता है तब भी ये चीज आपको लिखनी है। याद हो गया? समझ में आ गया? इसको और स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। 2 मार्कर में ये चीज पूछी जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? स्लेक लाइम क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाऊं क्या? बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है, देखना बेटा। 2 मार्कर, ये भी 2 नंबर की औकात रखता है सवाल। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 2 मार्कर का ये सवाल ये कह रहा है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर
एन ऐश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड। Write chemical equation for the reaction giving the chemical name of the ash produced. State the type of chemical reaction giving justification for your answer। ठीक है, तो मैग्नीशियम का रिबन को बर्न करना है, तो मैग्नीशियम का रिबन Mg आपका हो गया बेटा, मैग्नीशियम रिबन आपका Mg हो गया है ना। हम आंसर लिखेंगे इसका, ये क्या हो गया Mg प्लस O2, तो ये बन जाएगा 2MgO। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि आपको नेम बताना है कि व्हाइट ऐश कौन सी है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है ये व्हाइट ऐश है। ठीक है, सफेद कलर की राख बोलते हैं इसको, ये व्हाइट ऐश हो गया। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा बात समझ में आ गई? क्या इतना ही लिखना था? जी हाँ, इतना ही लिखना था। राइट केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। ठीक है, गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द ऐश प्रोड्यूस, व्हाइट ऐश है इसका नाम, और स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने लिख दिया। ये व्हाइट ऐश क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चा, क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी प्रिपेयर हो गई और हमने एग्जांपल भी देख लिया क्या क्या सवाल बन सकते हैं। हाँ, अब अगर और भी कुछ पूछ ले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, क्या क्या पूछ सकता है, यहां लिख देता हूं। बर्निंग ऑफ कोल, कोल की बर्निंग आपकी ये होती है, क्या बन जाएगा बेटा? CO2। बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। डन है क्या? वाटर का फॉर्मेशन, ये सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगी। इतना प्रिपेयर हो गया, डन है, याद कर लेना बेटा। डन है, 2 मार्कर का ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। बेटा 3 मार्क्स का ही सवाल बन सकता है, 3 मार्क्स का ही सवाल बन सकता है। अब मैं आपको यहां प्रिपेयर करवा दूंगा डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। तो यहां समझते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को, डीकंपोजिशन रिएक्शन को समझते हैं बेटा। डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। डीकंपोजिशन किसे कहते हैं? व्हेन, अब इसको लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, व्हेन वन रिएक्टेंट है ना, वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप PbNO3 वोल्टाइज जो कि लेड नाइट्रेट होता है, इसको आप क्या करोगे? हीट करोगे तो ये टूटेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब याद रखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है, एक टूट के बहुत सारे में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और कॉम्बिनेशन जैसे इसका उल्टा होता है, वहां 2 मिलकर एक बनाते हैं, 3 मिलकर एक बनाते हैं। बात समझ में आई? अब देखो, जब भी हम ब्रेक डाउन करेंगे तो किसी ना किसी टाइप की एनर्जी का क्या होगा? यूज होगा। इसीलिए सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि एंडोथर्मिक में किसका यूज होता है? हीट का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। ये समझ में आया? अब यहां पर लेड नाइट्रेट को हीट दिया है तो किस में टूटा है? लेड ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में। मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा इस चीज को। लेड ऑक्साइड किस कलर का था? याद रखना है, येलो कलर का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आपकी ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, याद रख ले बेटा। ऑक्सीजन आपकी कलरलेस होती है, आपको चीज पता है। यहाँ किसका यूज हुआ? हीट का। अब यहाँ पर 3 टाइप की एनर्जी का यूज होता है, 3 टाइप की, उसी का एग्जाम्पल देने को बोला है। देखो, जब भी हम हीट का यूज करेंगे तो उसको कहेंगे थर्मोलिटिक। क्या कहेंगे? थर्मोलिटिक। ठीक है, हीट का यूज करना है। दूसरा, जहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक। और जहां पर सनलाइट का यूज होगा उसे क्या कहेंगे? फोटोलिटिक। बेटा ये 3 एग्जाम्पल याद रख लेना इसके। जहां हीट का यूज वहां थर्मोलिटिक। जैसे ये थर्मोलिटिक क्योंकि टेम्परेचर हीट का यूज हो रहा है, तो थर्मोलिटिक का एग्जाम्पल ये हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक का एग्जाम्पल क्या है? अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं बेटा, अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो यहाँ पर H2 प्लस O2 में ब्रेकडाउन होता है। ये एग्जाम्पल किसका हो गया मेरे बच्चे? इलेक्ट्रोलिटिक का। फोटोलिटिक में एग्जाम्पल याद रखना बेटा, AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये किस में ब्रेकडाउन होगा? Ag प्लस Cl2 में। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? डन है। तो ये फोटोलिटिक का हो गया, ये इलेक्ट्रोलिटिक का, थर्मोलिटिक का ये है। थर्मोलिटिक का एक और बता के जा रहा हूं बेटा, याद रखना। थर्मोलिटिक का हो गया आपका FeSO4 फेरस सल्फेट। ये ब्रेकडाउन होता है Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड में,
और ऑक्सीजन में। याद रखना ये तीनों, ये आपका किसका है, थर्मोलिटिक का। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, डन है क्या? चलिए ये वाली मैं आगे दिखा देता हूं आपको, ये वाला एग्जांपल अभी मत लिखना, ये वाला मैं आगे उसमें लेकर आया हूं एक्सपेरिमेंट में। बेटा ये बात समझ में आई, थर्मोलिटिक डन है, ये याद रखना। अब यहाँ पर वन इक्वेशन ऑफ ईच पूछा है, तो थर्मोलिटिक वाली ये दे देना, इलेक्ट्रोलिटिक की ये दे देना और फोटोलिटिक की ये दे देना। ठीक है, समझ में आया? अच्छा यहाँ पर और थोड़ी बेसिक बातें हैं। इलेक्ट्रोलिटिक में H2 गैस कहाँ मिलती है, याद रखना है। H2 नेगेटिव कहाँ जाएगी, पॉजिटिव के पास। गलत बात ना, देखो O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव की क्योंकि इसके आउटर शेल में क्या है, आउटर शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहां जाएगी, पॉजिटिव के पास। तो O2 कहां मिलेगी, एनोड पे, और H2 कहां मिलेगी, कैथोड पे। ठीक है, और एक चीज याद रख ले बेटा, वॉल्यूम याद रख ले भाई। H2O में इसका वॉल्यूम क्या है भैया, तो याद रखना H के नीचे 2 लिख दे, ऑक्सीजन के नीचे 1 लिख दे, तो 2 1 का वॉल्यूम बन जाता है, याद रखना बेटा। बात समझ में आई? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का वॉल्यूम 2:1, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, डन है क्या? देखो बेटा सुनो, ये सीधा पूछेगा कि अगर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का रेशियो पूछता है तो 2:1 लिखना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का रेशियो पूछता है तो 1:2 लिखना। याद कर लेना इस चीज को, जब भी बोले इलेक्ट्रोलिसिस में इनका वॉल्यूम क्या होता है। डन है क्या? 3 नंबर यहां से आपके आने हैं। डन है क्या? चलिए अगला सवाल देखना बेटा, अगला सवाल देखना। अगला सवाल क्या कह रहा है, what is observed when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate and lead potassium iodide and lead nitrate are mixed together। ठीक है जी, तो यहां जब हम मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा आपका Ki2 प्लस PB, एक मिनट, ये बन जाएगा KNO3 प्लस PbI2। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा, यानी कि क्या बना आपका, ये बना आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ये बना पोटेशियम नाइट्रेट, और ये बना आपका लेड आयोडाइड। अब बच्चों देखने में लग रहा है कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम कौन सी रिएक्शन प्रिपेयर करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, रिएक्शन इन विच इंटरचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ मॉलिक्यूल होता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल याद रख लो बेटा, एक एग्जांपल ये याद रख लो, दूसरा एग्जांपल एक और दे रहा हूं, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस BaSO4। अब सुनना बेटा बहुत ध्यान से, ये आपकी दूसरी एग्जांपल हो गई। अब यहां पर इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। क्योंकि यहां पर ये जो BaSO4 बना है, ये जो BaSO4 बना है, ये कैसा है, इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे व्हाइट कलर के टुकड़े दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि क्या है, BaSO4। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट में एक याद रख लेना, दूसरी ये चीज याद रख लेना। समझ में आया? डन है क्या? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रेसिपिटेशन भी आया तो कर लोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये आया तो कर लोगे। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है मैंने आपसे, ये पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। क्या आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। समझ में आया? जहां पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, इनसॉल्युबल मतलब जो वाटर में घुलता नहीं है। डन है क्या? चलिए दूसरा देखना, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा ये 2 मार्कर के सवाल हैं, मैं बता रहा हूं, इसको याद कर लेना, लिख लेना। यहां पर डिफरेंस पूछा है, तो इसका डिफरेंस कैसे लिखोगे, एक तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखोगे, और दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट की लिखोगे। ठीक है, और इनके एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको दे दिया, डिस्प्लेसमेंट का देता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा किस पर डिपेंड होती है, रिएक्टिविटी सीरीज पे। इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूं, मुझे नीचे जगह चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज पे। और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका बताया है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका
पकाता है। ठीक है, यहां तक याद कर लो, बहुत है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में एक रिएक्शन देता हूं मैं आपको, जैसे CuSO4 प्लस Fe, क्या Fe डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Fe CO से कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है, Cu इसके नीचे आएगा, तो ये रिएक्शन आगे बन जाएगी FeSO4 प्लस Cu। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया, तो ये भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। डन है बेटा, चारों रिएक्शन याद हो गई, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये 3 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। ठीक है, सेट में आपको दिखना है ये सवाल। क्या कह रहा है, when copper powder is heated in a watch glass a substance is formed, why this is black substance formed, name it, and how can this black substance be reversed to its original form। अब देखो, 1 नंबर का ये सवाल हो गया, 1 नंबर का ये, कुल मिला के 2 नंबर हो गए। अब आपको पता है, जब भी आप कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे, जब भी आपका कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ये CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब क्योंकि यहां पर कॉपर क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, कॉपर गेट ऑक्सीडाइज एंड दैट इज व्हाई ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म्ड। अब अगला क्या पूछा है, हाउ दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अब ये देखो, ये तो ब्लैक कोटिंग हो जाएगी, किसकी, कॉपर ऑक्साइड की। इसका नाम देना था, नाम लिख दो, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, ब्लैक कलर की कोटिंग, ब्लैक, काला काला कलर, नीचे काली जम जाती है, ये देखो। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इसको रिवर्स कैसे करेंगे। देखो, रिवर्स करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। अगर आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिएक्शन करवा दो यहाँ पर, तो वो ऑक्सीजन, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन करवा दो तो वो रिड्यूस कर देगा, यानी कि ऑक्सीजन ले लेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा देंगे, तो यहाँ पर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, बहुत अच्छा। तो ये क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O बन जाएगा। बेटा याद, समझ में आया। तो यहां पर क्या है, लिख देंगे हम कि H2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। तो ये हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। याद रखना बेटा, रिवर्सल ऑफ प्रोसेस। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। याद रहेगा। डन है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। चलिए, याद रखना बेटा, याद रखना है तुम्हें सारी चीजें। ठीक है, पहले हमने क्या बनाया, कॉपर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो कि ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, कॉपर ऑक्साइड। याद रखना है। इसको रिवर्स कैसे करना है, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करवा दो इसकी, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो उससे रिएक्शन जब मैंने करवाई तो यहाँ पर Cu अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, 3 मार्कर का ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मार्क का ये सवाल है बेटा, मैं बता रहा हूं तुम लोग को, 3 मार्कर का ये सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखना बेटा, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न ग्रे इन सनलाइट। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि वो ग्रे हो गया। अब कभी कभी पूछ सकता है ना कि वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया, तो ग्रे में होता है, याद रखना। राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश। क्या कलर होता है, केप्ट इन चाइना डिश। ठीक है, नेम द कलर, बोलो फटाफट से। अब देखना होगा क्या इस रिएक्शन में, AgCl2 है ना, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा Ag प्लस Cl2 में। ठीक है जी। अब ये टर्न हो गया आपका ग्रे कलर में, वहां पे लिखा भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड आपका होता है कलरलेस। कलरलेस कुछ मित्रों को बता दूं, ये व्हाइट कलर ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये तो इसका आंसर हो गया पहले वाले का। दूसरे का क्या हो जाएगा, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का क्या नाम है बच्चों, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। तीसरा पूछा है स्टेट 1 यूज। तो बेटा इसका यूज क्या है, क्या यूज होता है, इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, व्हाइट जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट वो आ जाती थी ना फिल्म पहले, उसका यूज, उसमें इसका यूज करा जाता है। इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है बेटा। अच्छा, और क्या पूछा है, नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज्ड। तो दूसरा क्या होता है, AgBr। ठीक है बेटा, इतना चीजें याद रख लेना। तो दूसरा होता है एंड AgBr इज यूज्ड
अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगला है आपका एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो बेटा इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ऑक्सीडेशन कब होता है? जब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। समझ में आया। दूसरा रिडक्शन कब होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका एग्जांपल जरूरी है, याद रख लेना बेटा, ये घुमा फिरा के पूछता है। MnO2 प्लस HCl, इस रिएक्शन में क्या बनेगा? Mn एक तो आपका इसमें बन जाएगा H2O प्लस क्लोरीन अलग हो गया आपका। ठीक है जी, क्लोरीन अलग हो गया और MnCl2। तो ना इस वाले एग्जाम्पल को क्यों याद रखना है, सुनना। यहां पर MnO2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है रिड्यूस क्योंकि ऑक्सीजन खो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है। और यहां पर याद रखना बेटा, यहां पर ये जो HCl है ना, HCl है, यहां पर H ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको जो दोनों में यूज हो रहा है। और जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हो उसको क्या बोला जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा। समझ में आया। और रिडॉक्स में अगर एग्जांपल लिखने को आता है, ये वाला एग्जांपल याद रखना, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, ये वाला एग्जांपल याद रखना रिडॉक्स में अगर पूछे, क्योंकि बहुत कम उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग पूछ ले। रिडॉक्स पूछ देगा वो 3 मार्कर के सवाल में, जहां तीसरा सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना बेटा, ये चीज आपकी हो जाएगी। और यहां पर आपकी चीज कंप्लीट होती है। दोनों को मैंने एक ही इसमें बता दिया। अब ये आपका पूरा चैप्टर का सारांश है, जहां आपको बहुत ध्यान समझना, एक एक करके जहां मैं बता रहा हूं उधर नजर देना। ठीक है, इधर उधर मत देखना कहीं भी। जहां मैं बोलूं बेटा उधर ही देखना। ठीक है, और कहीं मत देखना। देखना बेटा, ये वाला सवाल देखो, ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन वाला है, मैंने करा दिया। यहां पर क्या होगा? Mg प्लस O2, तो ये बन जाएगा आपका 2MgO। तो ये मैग्नीशियम रिबन वाला सवाल है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर दी। यहां आ जा बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब देखना ध्यान से, जिंक प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। इस हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए हम पॉपसॉन टेस्ट करते हैं, ये भी याद रखना। तीसरा आजा बेटा इधर, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और वाटर है, तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? CaOH का वोल्टाइज, स्लेक लाइम है ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकल जाएगी? बहुत सारी हीट निकल जाएगी। तो ये कौन सी हो गई? कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। और किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक का। अच्छा, ये वाला किसका एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट का। किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। ये किसका है? कॉम्बिनेशन का। यहां देख बेटा, सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट पड़ रही, चाइना डिश है, तो यानी कि AgCl जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें बेटा? Ag प्लस Cl2। ये किसका एग्जांपल हो गया? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। यहां देख बेटा, फेरस सल्फेट है, क्रिस्टल है, और यहां पर इसको हीट करा जा रहा है, तो FeSO4 ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इसको लिख दे फटाफट से, आगे लिख दो फटाफट से, क्या बनेगा? एक बनेगा Fe2O3, आगे बता दो। अच्छा, किसका एग्जांपल हो गया ये? थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन का। ये देखना बेटा, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, तो ये बताया मैंने, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का वोल्टाइज क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। याद रखना बेटा इस चीज को। ठीक है, यहां इस पे आ जाओ, ये किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलिसिस का, है ना। यहां पर क्या देखना ध्यान से, यहां पर देखना ध्यान से, 6 वोल्ट की बैटरी है, पानी है, उसको करंट पास करवा रहे हैं, तो ये आपका ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, 2 गैस अलग से निकल गई। ठीक है जी, एनोड पे कौन सी मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। कैथोड पे कौन सी मिल रही है? हाइड्रोजन मिल रही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आयरन नेल डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट, तो इसका मतलब Fe प्लस CuSO4, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। किसका एग्जाम्पल था? डिस्प्लेसमेंट का। समझ में आया। अच्छा, यहाँ कलर याद रखना, CuSO4 का कलर
सॉरी FeSO4 का कलर और CO का, याद रख के जाना इसको ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ आपका ये होता है पहला चैप्टर कंप्लीट। आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर को। यहाँ से मोर देन एनफ है, ये 6-7 स्लाइड पढ़ लो, रीड कर लो अच्छे तरीके से, आपका काम बन जाना है, ठीक है जी। एसिड बेस एंड सॉल्ट पे आते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे आते हैं। MCQ देखो, मैं जब बैठा था ना इसको लेके तो मैं सोच रहा था MCQ करवा दिए, इसके अंदर ना बहुत सारे छोटे टॉपिक थे जहां से सब्जेक्टिव सवाल नहीं बनेगा, उसको निगलेक्ट करा है। जो मैं कह रहा हूं आप भी इसको कर देना, निगलेक्ट करना, जितना बता के जा रहा हूं याद करके जाना, ठीक है जी। चलो अब आपके सामने सवाल है, देखना ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सेट में सवाल ये पक्का 3 मार्क्स में, एक सेट में ये सवाल पक्का है, 3 मार्कर में ये सवाल पक्का है, तुम जाके चेक कर लेना 20 तारीख को, ठीक है जी। आओ क्या कह रहा है, explain the preparation of baking soda, explain the preparation of baking soda with the help of chemical equation, how baking powder is obtained from it, also write 2 uses of। 3 मार्कर का इतना सवाल पूछेगा, पहले प्रिपरेशन, दूसरा क्या पूछ रहा है कैसे बेकिंग पाउडर मिलेगा इससे, तीसरा क्या मिलेगा इसका यूज। बेटा लिखो, खुद लिखो, है ना, अंधे की तरह मत बैठे रहो यहाँ पर, खुद तो करते हो नहीं कुछ वैसे भी। चलो अब पहला करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन। बेटा तो आंसर में कैसे लिखेंगे, आंसर में ऐसे लिखेंगे जैसे बता रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। कैसे प्रिपेयर करेंगे, नमक ले ले भाई, पानी ले ले भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले भाई, अमोनिया ले ले भाई, बना दे बेटा NaHCO3 प्लस NH4Cl। समझ में आया, रट ले बेटा, रट ले, बार बार लिख के देख ले, एग्जाम में काम आएगा तेरे, पक्की बात है, ठीक है। रट ले इस चीज को, NaCl, H2O पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, चारों को मिला दे, ये क्या बन रहा है भाई NH4Cl। हमें इससे खाक मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है NaHCO3 से। अगर पूछ ले इसका नाम क्या, केमिकल नेम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, इसका जनरल नाम क्या है, बेकिंग सोडा। अब कह रहा है दूसरा क्या पूछा है, हाउ बेकिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, है ना। तो दूसरे वाले का आंसर दे रहा हूं, NaHCO3 के साथ हम कोई एडिबल टारटारिक एसिड मिलाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। इतना लिख देना बेटा, समझ में आया। और क्या पूछा है, ऑल्सो राइट 2 यूज ऑफ इट। किसका यूज पूछा है, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का यूज। तो पहला यूज क्या होता है बेटा, इसका पहला यूज क्या होता है, पहला यूज ये होता है कि ये एक बहुत धीमा, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका बेकिंग सोडा है ना, ये जो बेकिंग सोडा है यहां पर लिख रहा हूं माइल्ड मतलब धीमा, नॉन कोरोसिव मतलब इससे तुम्हें कोई असर नहीं होगा, खराब नहीं होगी त्वचा, बेस है, याद रखना, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है ये, इसीलिए इसका पहला यूज है, इट इज यूज्ड एज एंटी एसिड। समझ में आया। दूसरा यूज क्या है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। 2 यूज बता दिए हमने, 2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मतलब 3 नंबर का ही सवाल हो गया बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, रट ले बेटा, रट ले, इसको बार बार लिख के देख ले, मैं बता रहा हूं किस चक्कर में मत पढ़, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अच्छे से देख ले बेटा इस स्लाइड को। चलो करेंगे, इसे लिखेंगे फटाफट आराम से बेटा, प्लीज इसको निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। एक बात बताऊं तुमको, सुनो, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं चला जाता, ठीक है। इन चीजों को याद रखा करो यार, बहुत जरूरी है यार, ठीक है। अगला सवाल है, देखना मेरी बात ध्यान से, हाउ कास्टिक सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राइन सोल्यूशन। बहुत प्यारा सवाल है। नेम द गैस विच इज कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड, ऑल्सो राइट 2 यूजेस, ठीक है जी। 3 मार्कर का ये सवाल है, ठीक है। कास्टिक सोडा पूछा गया है ब्राइन के सोल्यूशन से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पूरा बना के दिखाऊंगा, पूरा बना के बताऊंगा, एग्जाम में भी पूरा वैसा का वैसा ही जाके लिखना है, ठीक है मेरे भाई। ये मैंने बीकर ले लिया, इसके अंदर ब्राइन सोल्यूशन बनाना है, यानी कि NaCl प्लस H2O,
ठीक है, ये आपका ब्राइन सोल्यूशन हो गया बेटा। इसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। NaCl प्लस H2 का ये जो सोल्यूशन होता है ये ब्राइन सोल्यूशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। उसके बाद देखना बेटा, यहां लगाता हूं एक रॉड, यहां लगाता हूं दूसरी रॉड, इसको जोड़ता हूं पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव टर्मिनल से, और हम कराएंगे इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी पास। अब होगा क्या, यहां पर ये जो NaCl प्लस H2 है ना, एक सोल्यूशन बनाएंगे, वो सोल्यूशन बदल जाएगा आपका NaOH में, प्लस यहाँ दो गैस का एवोल्यूशन होगा, याद रखना। क्लोरीन गैस नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, यानी कि एनोड पे हमको जो गैस मिलेगी वो क्लोरीन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? क्लोरीन गैस। समझ में आया ना? पॉजिटिव क्यों है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो एनोड गैस कहाँ मिलेगी? क्लोरीन पे। और कैथोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है कहाँ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। तो ये हो जाएगा कैथोड, और कैथोड पे हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो इसको अब लिख देते हैं बेटा, ब्राइन सोल्यूशन से कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। NaCl प्लस H2O, और आप लिख देंगे पूरा आगे की तरफ, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देना, और यहां पर क्या लिख दोगे? NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ये बता दिया बेटा, समझ में आ गया? अब पूछा है दूसरा, क्या पूछा? नेम द गैस कलेक्टेड एट एनोड। तो एनोड में कौन सी गैस कलेक्ट हुई है? क्लोरीन गैस। एनोड पे क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। अच्छा बेटा, यूज पूछा है किसका? यूज पूछा है किसका? गैसेस का यूज पूछा है। तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये बहुत एक अच्छे फ्यूल की तरह काम करती है, फ्यूल की तरह काम करती है। दूसरा कमेंट में लिखो, याद होगा। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, एक बता रहा हूं, इसका दूसरा खुद से याद करोगे। क्लोरीन का पहला यूज ये है कि ये स्विमिंग पूल को सफाई वगैरह में यूज करा जाता है इसका। ठीक है, स्विमिंग पूल में साफ सफाई के लिए इसका यूज करा जाता है, वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा जरा कमेंट में लिखो तो फटाफट से। अच्छा, इस रिएक्शन को एक और रिएक्शन का नाम है, याद रखना। ये इसका नाम घुमा के पूछ सकता है, क्या करेगा वो? पूछ देगा घुमा करके। घुमा के क्या पूछ सकता है? इस रिएक्शन को एक और नाम से पहचानते हैं, क्लोर एल्काइली प्रोसेस। इसको हम क्लोर एल्काइली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। एल्काइली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो NaOH है ना, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, ये अल्कलाइन होता है। समझ में आया कि नहीं? वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज अल्कलाइन। एल्काइली समझ में आ गया? डन है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये अल्काइली होता है इसलिए कहा जा रहा है वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्काइली। डन है, ये स्लाइड 3 मार्क्स देके जाएगी, याद रखना बेटा। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़ू क्या? याद करना है बच्चों, अच्छे से बार बार लिख के देखना है। अब एक बार मैं इन तीनों को रिकॉल करवा देता हूं बेटा, है ना। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी रिकॉल करवाना मेरा धर्म है। इनकेस आ गया तो याद करना तो पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, चलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। जिप्सम जो होता है CaSO4 2H2O, इसको हम 373 केल्विन पे अगर हम गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, वाटर अलग हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक सवाल और है कि भैया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसको मॉइस्चर फ्री प्लेस में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम मॉइस्चर में रखेंगे तो ये मॉइस्चर से क्या कर लेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करके दोबारा से क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। ये चीज याद रखना बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो फ्रैक्चर वगैरह होते हैं इसको सपोर्ट के लिए भी करा जाता है, और घर की डेकोरेटिंग के लिए करा जाता है। जो बोल रहा हूँ याद रखना। हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर को करते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या पास करवाएंगे? क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे, तो ये बनेगा CaCl2 और वाटर अलग हो जाएगा। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ठीक है, CaOCl2 बेटा, CaOCl2 ब्लीच वगैरह में इसका यूज करा जाता है, लेडीज वगैरह करवाती हैं। दूसरी चीज, इसके कपड़े साफ करने में, कपड़े के ऊपर से रंग हटाने में, इसका डीकलराइजेशन करने के लिए इसका यूज करा जाता है, याद रखना। ठीक है, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ लेते हैं।
वॉशिंग सोडा के लिए कुछ नहीं करेंगे, पहले हम कुछ नहीं करेंगे, सुनो, पहले हम करेंगे NaHCO3 को करेंगे हीट। इससे इसको क्या करना है, हीट करना है। हीट करेंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस, आगे हमें किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मिलेगा क्या, Na2CO3। अब Na2CO3 को हम रिएक्शन करवाएंगे पानी के 10 मॉलिक्यूल से, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3 10H2O। क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O, यानी कि पानी के 10 क्रिस्टल आ जाएंगे। अब इस पे सवाल एक और पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा पानी के क्रिस्टल किस पर होते हैं, तो Na2CO3 10H2O में 10 वाटर क्रिस्टल हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। समझ में आया। क्रिस्टल वाली बात अगर याद नहीं है बेटा तो प्लीज याद कर लो, वाटर क्रिस्टल वाली बात है ना, यहाँ बता देता हूँ। क्रिस्टल, वाटर क्रिस्टल अभी मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें, क्रिस्टल होता क्या है फिलहाल याद कर ले बेटा। CaSO4 2H2O, यहाँ पानी के 2 क्रिस्टल हैं। CuSO4 5H2O, यहाँ 5 क्रिस्टल हैं। उसके बाद Na2CO3 10H2O, यहाँ पानी के 10 क्रिस्टल हैं। उसके बाद FeSO4 7H2O, यहाँ 7 क्रिस्टल हैं। मैक्सिमम पूछे वॉशिंग सोडा, मिनिमम पूछे CaSO4 यानी कि जिप्सम, ये पानी के क्रिस्टल होती हैं, याद रख लेना बेटा इस चीज को। और ये वॉशिंग सोडा का क्या हो गया, प्रिपरेशन। वॉशिंग सोडा ग्लास इंडस्ट्री वगैरह में यूज करा जाता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, दो यूज इनके सबके याद होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे सिलेबस का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि एग्जाम सर पे है और यही आना है। डन है, आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अब देखना अगला सवाल क्या है, बहुत प्यारा सवाल है, 3 मार्कर में इंपॉर्टेंट सवाल है। जब तुम जाओगे और सेक्शन सी को जब तुम खोलोगे तो जो सेक्शन सी का सेकंड सवाल होगा वो 3 मार्कर में ये सवाल आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक्सपीरियंस है मेरा। व्हाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो गिव रीजन में पूछेगा ये सवाल। बिकॉज विदाउट वाटर एसिड डू नॉट गिव कौन सा आयन, H+ आयन। ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा क्या पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। देखो आ गया सवाल, एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, याद रखना है आपको, ये चीज लिख देना है कि इन मॉइस्चर containing place it absorb moisture and turn into hard gypsum. That is why it is stored in moisture proof है ना, मॉइस्चर फ्री या मॉइस्चर प्रूफ एक ही बात है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है जी, अगला सवाल है बेटा। अगला सवाल क्या है, फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6, how do you think that the pH will change as it turn into curd, explain your answer। देखो जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 होता है, लेकिन जब वो कर्ड में चेंज हो जाएगा तो उसका pH क्या हो जाएगा, स्लाइटली गिर जाएगा, pH वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कर्ड जो होता है वो मोर एसिडिक होता है देन मिल्क। याद रख लेना, whenever milk turn into curd the pH value will be decreased because the curd is a more acidic than मिल्क। समझ में आ गया, इस चीज को आप लिखेंगे खुद से। डन है बच्चों, आगे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत, मतलब अगले ये चीज देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा एक्टिविटी है आपकी, ध्यान से देखना। ये पहला है, यहाँ बोला गया है कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अभी पढ़ा था उधर पहले, Zn plus H2SO4, ये बन जाएगा ZnSO4 plus H2। तो ये जो पॉप साउंड टेस्ट हो रहा है ये किसके एवोल्यूशन को चेक करने के लिए हो रहा है, हाइड्रोजन के एवोल्यूशन को चेक करने के लिए हो रहा है। अगला देखना, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर ये सिंपल सवाल है कि भैया जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो किसमें टर्न हो जाती है, टर्न मिल्की। कैसी हो जाती है बेटा, मिल्की। तो ये जो मिल्की टेस्ट करा जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पासिंग करवाया जाता है जिससे वो मिल्की मतलब व्हाइटिश कलर आ जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए करा जाता है। इसको लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं,
लाइम वाटर टेस्ट क्यों करा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के एवोल्यूशन को चेक करने के लिए करा जाता है। ये पॉप साउंड टेस्ट हो गया। ये कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आप किसी भी एसिड को पानी में मिलाएंगे तो वो H+ आयन दे देगा, जिस वजह से इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। बेस को मिलाएंगे तो OH आयन दे देगा, जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो यहाँ पर एसिड का सोल्यूशन में चेक करा जा रहा है, क्यों? क्योंकि H+ आयन को चेक करना है। उसके बाद ये देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, अगेन वही बात आ गई, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है ना, CuSO4, कितने क्रिस्टल होते हैं CuSO4 में बेटा? 5 H2O होते हैं। बात समझ में आ गई? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल याद रखना है। ये आपका HCl गैस का प्रिपरेशन हो गया। याद रखना यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस H2SO4 की जब रिएक्शन करवाऊंगा, H2SO4 की रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बनेगा Na2SO4 प्लस HCl। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl गैस है, इसको प्रिपरेशन में ये यूज करा जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ HCl में ये याद रखना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया नहीं? ठीक है, पांचों के पांचों क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पीएच वैल्यू पे कॉन्सेप्ट सीख लो बेटा। सुनना, एसिड में जितनी कम पीएच वैल्यू, एसिड के लिए पीएच वैल्यू जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिक स्ट्रेंथ के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जितनी ज्यादा पीएच एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, जितनी पीएच कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। ठीक है, अगर पीएच 2 दे दिया, 4 दे दिया तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? 2 की ज्यादा होगी। बेस के लिए अलग है। बेस के लिए इसकी जो पीएच वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेस के स्ट्रेंथ के, जितना ज्यादा उतना स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो याद करना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियस की पीएच वैल्यू लगभग 10 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की लगभग 14 है, ब्लड की 7.4 है। ठीक है, माइल्डली बेसिक है ये। लेमन जूस 2.2 है, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस 1.2 है। याद रख लेनी है इतनी सारी चीजें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की तरफ। मेटल एंड नॉन मेटल की तरफ जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, याद रखना है। पहला सवाल है हाउ थर्मिक रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए थर्मिक रिएक्शन को पढ़ते हैं। थर्मिक रिएक्शन में कुछ नहीं होता, Fe2O3 की रिएक्शन जब हम एल्युमिनियम से करवाएंगे, Fe2O3 की रिएक्शन जब हम एल्युमिनियम से करवाएंगे, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एल्युमिनियम से करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये क्या बनेगा? ये बनेगा Al2O3 प्लस आयरन अलग हो गया। अब इस रिएक्शन में होगा क्या? बहुत सारी हीट का क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और इस हीट का जो एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है जी, इस हीट का जो एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, इस हीट के एवोल्यूशन के बाद यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए, मतलब रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज करा जाता है इस रिएक्शन का। ठीक है, जो हीट निकल रही है उसका यहाँ पर यूज करा जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसका यूज भी पूछा गया है, 2 मार्क्स में पूछा है, तो आपको लिखना है व्हेन एल्युमिनियम इज रिएक्टेड विद आयरन ऑक्साइड इट फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। बेटा ये चीज याद रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज और क्या याद रखोगे? यहाँ पर Al2O3 बन रहा है, यानी कि ये जो ऑक्साइड बन रहा है, देखो ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर जो Al2O3 है इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखना है आपको, वो याद रखना है ZNO। क्या याद रखना है? ZNO। ठीक है जी, ZNO। ठीक है जी, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। किसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड? देखो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेस और एसिड दोनों से क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं। जो बेस और एसिड दोनों से क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका यूज क्या है? रेलवे ट्रैक को जोड़ने में करा जाता है। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। थर्माइट रिएक्शन, ठीक है, थर्माइट रिएक्शन में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड याद रखना है। ठीक है, इसमें से एम्फोटेरिक कौन सा है? Al2O3। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल केमिकल इक्वेशन लिस्ट द 2 मेन डिफरेंस बिटवीन roasting and calcination. How is metal reduced from the product obtained after roasting a calcination of the ore? Write the chemical equation for the
रिएक्शन 3 मार्कर का ये सवाल है, पूरी की पूरी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। अब सुनना, सबसे पहले आपको बताता हूं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, फिर आपको बताऊंगा रोस्टिंग, फिर आपको बताऊंगा रोस्टिंग। ठीक है, पहली चीज ये है कैल्सिनेशन में कि ये होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये कब होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये कब होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। उसके बाद दूसरी चीज ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड, और ये क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और सल्फेट इनटू ऑक्साइड। देखो दोनों पूछे थे, हमने बता दिए। अब एक एग्जांपल भी दे देते हैं बेटा। देखो ZnCO3 को हीट करेंगे लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ZnO प्लस CO2 अलग हो गया। यहां पर क्या होगा? ZnS को हीट करेंगे, है ना? ZnS को हीट करेंगे हम। यहां पर किसको बेटा हीट करना है? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो ये बनेगा ZnO प्लस SO2 अलग हो गया। ये हमने ऊपर का बता दिया। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग समझ में आ गया पूरा अच्छे तरीके से, जितना बोल रहा हूं याद करना है। लेकिन आगे बोला है क्या? हाउ इज मेटल रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर रोस्टिंग। हमने रोस्टिंग करके ये निकाल लिया, रोस्टिंग करके ये निकाल दिया, कैल्सिनेशन करके ये निकाल दिया। आगे कैसे मेटल निकालेंगे? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बेटा। सुनो भाई, सुनो। हम क्या करेंगे? ZnO यानी कि जो हमें ये मिला है, इसकी अब इसको हीट करना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? कार्बन की प्रेजेंस में। ठीक है, जब हम इसको कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये Zn प्लस CO2 यहां से अलग निकल गया। मिल गया जिंक। अब यहां क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं, वही कर देना। अरे कर दे वही चीज, कार्बन की प्रेजेंट में कर दे, तो ये जिंक निकल गया और यहां पर आपका CO2 अलग निकल गया। समझ में आ गया? तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन लिख दी, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे? 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। डन है बच्चों? समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये 3 मार्क देके जाएगी ये वाली स्लाइड आपको। समझ में आ गया? डन है? यहां तक इसके बाद की प्रोसेस सेम होगी, यहां थोड़ी सी अलग है। यहां ऑक्सीजन का यूज करा है और यहां एब्सेंस ऑफ। अब देखो कार्बोनेट और कैल्सिनेशन याद रख पाओगे। यहां रोस्टिंग बस इसका उल्टा हो जाएगा। किसी को रोस्ट करना है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में करूंगा, सांस लेके करूंगा रोस्ट, है ना? तो ऐसे याद रख लेना कि रोस्टिंग जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। भैया रोस्ट करोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो करोगे, भर के थोड़ी कर जाओगे। समझ में आया कि नहीं? याद रखनी है सारी चीजें। डन है बच्चों? आगे बढ़ जाऊं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम? चलो अगला सवाल देखना। गिव रीजन में देखो, अगेन बोल रहा हूं, एक आध साइड में सवाल दिखते हैं। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, पहला सवाल। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। ठीक है जी। अब देखो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर ये हो जाएगा, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, they do not ऑक्सीडाइज। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। समझ में आया? ये ऑक्सीडाइज नहीं होते इजिली। समझ में आ गया? इसलिए तुमने देखा कभी कि तुम्हारी मौसी लोहे की ज्वेलरी पहनती है? नहीं, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्लियर है? अगला वाला सवाल देखना भैया। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज दे आर, अब पूरा लिख देना, पूरा आगे, बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। तीसरा, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट इट इज यूज्ड टू यूटेंसिल फॉर कुकिंग, जो बर्तन बनाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ किसका? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट, कॉमा, और दे आर डक्टाइल, डक्टाइल भी होते हैं। ईटीसी, डक्टाइल मतलब पतली पतली
अरे समझ में आया तुम्हें। अच्छा मैलेबल भी तो होता है, मैलेबल भी कर देता हूँ भाई। पीटीसी डन है बेटा, 3 मार्क में इतना लिख लोगे। ठीक है जी, बहुत अच्छे से पीट के हम इसको चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डन है क्या? डन है? डन है क्या? बहुत बढ़िया, याद रखना बेटा इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल। ये 5 नंबर का सवाल है बेटा, ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल है बेटा, ये 5 नंबर का सवाल है। एक एक चीज याद करनी है। देखो, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इग्नोर मार के जाना, इस बार सवाल नहीं बनना उस पर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पे सवाल नहीं बनेगा, बट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे बनेगा। क्यों बता रहा हूं देखना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है कॉपर की। चलो पहला सवाल सॉल्व करते हैं भाई। ये हमने ले लिया क्या, कंटेनर, और इस कंटेनर पे हमने ये लगा दी क्या, कॉपी कहां से होती है भाई? हाँ ठीक है, चलो भाई, ये एनोड है और ये कैथोड है। ये एनोड है और ये कैथोड है। इस पर मैं लगा दूंगा क्या, इम्प्योर कॉपर। ठीक है, डन है। और इस पर मैं क्या लगा दूंगा, प्योर कॉपर। ये जो सोल्यूशन लगाऊंगा, ये सोल्यूशन कौन सा होगा, एसिडिफाइड। एसिड डालना है, एसिड का क्या रोल है, रिएक्शन को तेज कर देगा। देखो दो और 1 नंबर में सवाल है ये। एसिडिफाइड, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर कॉपर रिफाइन कर रहे हो तो कॉपर सल्फेट, जिंक रिफाइन कर रहे हो जिंक सल्फेट, कुछ भी कर रहे हो उसका एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन होना चाहिए। समझ में आया? अब देखना होगा क्या, इसको पूरा लिखना भी बाद में। ठीक है, इम्प्योर कॉपर जो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो इम्प्योर कॉपर से जो गंदगी है वो ब्रेक डाउन होकर नीचे आ जाएगी, और यहां से कॉपर ब्रेक डाउन होकर के कहां भागेगा, कहां भागेगा, बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से, कहां भागेगा, कैथोड की तरफ। क्योंकि कॉपर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव कहां भागेगा, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो यहां जम जाएगी गंदगी। इस गंदगी को क्या बोला जाएगा, एनोड, एनोड मड। इसको क्या बोला जाएगा, एनोड मड बोला जाएगा। समझ में आ गया? और ये इधर की तरफ भागेगा कॉपर। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? डन है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक कंपाउंड देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखो बेटा, पहली बात, ये बहुत हार्ड होते हैं बिकॉज इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर ये हार्ड होते हैं तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है ब्रेकडाउन के लिए। सब कुछ लिखना जो बोल रहा हूं। तीसरा ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट अपनी सॉलिड स्टेट में नहीं, कब करते हैं, मोल्टन स्टेट में। समझ में आ गया? ये 3 प्रॉपर्टी आयनिक की याद रखना। समझ में आ गया बेटा? ये 3 प्रॉपर्टी बता रहा हूं, याद कर लेना। हार्ड होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन इट। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी, they do not conduct electricity in their solid form but they conduct electricity in molten form। डन है? तीनों चीजें क्लियर है, याद रखनी है सारी की सारी चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डन है बेटा? आगे बढ़ जाऊं क्या, आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अच्छा तीसरा क्या है, वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो भैया बता देना इसको, है ना, लिख देना इधर कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए,
गिव टू एग्जांपल, एक हो गया ZnO और एक आपका हो गया Al2O3। ठीक है जी, डन है। ठीक है, PbO भी होता है, एसएससी वाले बच्चों के लिए याद रखने के लिए कहता हूं मैं, आपके सिलेबस में वो है नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटा यहाँ पे, आइए ये ना सुनो, इसको एक नेग्लेक्ट करो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो याद करो। जैसे अगर आप मेटल्स है ना, KNA, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, फीका फीका पकाता है। अब देखो, ये दोनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, गर्म से कराओगे लेकिन बहुत तेज हो जाएगा, और ये विगरसली रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम ये रिएक्ट करेंगे आपके हॉट वाटर से, कोल्ड से नहीं करेंगे। ये आपके एल्युमिनियम, जिंक, ये आपके रिएक्ट करेंगे किससे बेटा? स्टीम से। किससे करेंगे? स्टीम से। ये रिएक्ट करेंगे स्टीम से। और ये तो इसके नीचे वाले कॉपर वगैरह तो रिएक्ट ही नहीं करते, याद रख लेना। लेकिन इसके दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसकी जब हम हॉट वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स कॉपर को ऊपर की तरफ ले आएंगे, जिसकी वजह से कॉपर जो है सरफेस पे चिपक जाएगा। तो ये फ्लोटिंग ऑफ जो कैल्शियम, सॉरी कॉपर कह रहा हूं मैं, कैल्शियम जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, सरफेस पे चिपक जाएगा। कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। अभी पूछ सकता है तुमसे कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है? ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के बबल्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? डन है? इतनी बातें क्लियर है? सारी बातें बस इग्नोर मारना सारी चीजें। अगला चैप्टर है कार्बन कंपाउंड। डन है बेटा? अगला चैप्टर है कार्बन कंपाउंड। ठीक है, चलिए कार्बन कंपाउंड करते हैं अगले वाले चैप्टर में। ठीक है बेटा, आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ। चलो ठीक है जी, तो कार्बन कंपाउंड ना बहुत ध्यान से बैठना बेटा, बहुत ध्यान से। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जहां तुम्हें समझ में आया करना क्या है, तो सुनते रहना बहुत प्यार से। ठीक है जी, तो पहला सवाल आपके सामने बिल्कुल प्यारा सवाल है। कार्बन प्रेफर्स टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन or with atom of other element rather than gaining or losing the valence electron in order to attain noble gas configuration. Give reason to justify this statement. ठीक है, ये सवाल ऐसे लगा दिया, आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कार्बन है ये जो नेचर होता है इसका, कार्बन का नेचर होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंस के मतलब इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गेन भी करेंगे लॉस भी करेंगे। तो पहला नेचर ये लिखना है। दूसरा नेचर लिखना है, कार्बन का नेचर होता है कैटिनेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन लिखना है। इसको लिख देना, प्रैक्टिस कर लेना, आएगा नहीं ये सवाल। ठीक है जी, तो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में लिखना है, जहाँ पे टेट्रावैलेंस से मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं जो गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। कैटिनेशन का मतलब भी लॉन्ग चेन बना लेता है। ठीक है, लेकिन ये सवाल आएगा, देखना ध्यान से। State the reason why carbon compounds have low melting and low boiling point। क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना, आर, है ना, इनके दे हैव, कार्बन कंपाउंड्स हैव वीक मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है ना, तो इनका क्या मॉलिक्यूलर फोर्स होता है? बहुत वीक होता है, और जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है? कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे do not have free electron। ठीक है जी, और तीसरा ये है कि कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। ठीक है, अब ये तो मैंने प्रिपेयर करवाया, इसका रिवर्स प्रिपेयर कर लो कि कोवेलेंट कंपाउंड, कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी पे सवाल बन गया तो तुम इसे कर लोगे।
अगर ये आ जाता है कि एक्सप्लेन या फिर राइट कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी, तो पहला ये कि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है क्योंकि वीक मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उनके बीच में। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तीसरा यह है कि ये लॉन्ग चेन बना लेते हैं। 3 प्रॉपर्टी आपको ये चीज याद रखनी है। अगला सवाल है, ड्रॉ 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 मार्कर का ये सवाल है बेटा, 3 नंबर का ये सवाल है। what are these 2 structure of the hydrocarbon having same molecular formula called? ठीक है, write the molecular formula and the common name of the compound, also write the molecular formula of its alkyne। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई लिखाई करते हैं नहीं। चलिए देखना क्या कह रहा है सवाल। आपको आइसोमर्स बनाने, सीधी बात है भैया, है ना। डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर मतलब आइसोमर्स ही तो होते हैं, लेकिन उसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो देखना बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए और यहाँ 3 हो गए। इसको ऐसे भी बना सकते हो आप ब्रांचेस निकाल के। इसका दूसरा पॉसिबल क्या बन सकता है? दूसरा पॉसिबल क्या बन सकता है? 1 2 3, एक कार्बन यहाँ लगा दो, ठीक है जी। CH3 CH CH3 और CH3, देखो ये बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर दिस 2 स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड आइसोमर्स। This is called आइसोमर्स, ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा है? सेम है। समझ में आ गया? अब इसके नेम क्या है? इस वाले का नाम क्या है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम क्या है? ब्यूट एन, ठीक है। और इसका नाम क्या है? देखो, मैथ एथ प्रोप, लेकिन 2 पे क्या लगा है? 2 पे क्या लगा है? क्या बोलते हैं इसे? मेथिल बोलते हैं ना? कैथिल बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। तो 2 मेथिल मैथ एथ प्रोप, 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब और क्या पूछा है? राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द कॉमन नेम। बता दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमन नेम बता दिया बेटा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्काइन। ओके 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 ओके, एल्काइन के बारे में बताना है। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो इसका मतलब 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो 4 कार्बन हो गए। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए एल्काइन का फॉर्मूला। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला। तो C4 हो गया H2n, यानी कि H2 × 4 - 2, यानी कि आंसर बनेगा C4। 4 2 8 - 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो H6 ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है जी। क्या नाम होगा इसका? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है बेटा। जनरल फॉर्मूला भी रिकॉल करा दूंगा सबको, ठीक है जी। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन का लिख लो बेटा, एल्केन का लिख लो CnH2n+2। और एल्कीन का लिख लो बेटा, क्या होता है? CnH2n, ठीक है जी। और एल्काइन का मैंने बता दिया अभी आपको कि CnH2n-2, ये हो गया, ठीक है जी। ये फॉर्मूले होते हैं, याद रखिएगा। डन है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या कहते हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप, अ सीरीज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज ऑफ सेम functional group in which every next compound is obtained by एक कार्बन 2 हाइड्रोजन in preceding every next कंपाउंड, ठीक है। पिछले कंपाउंड में अगर हम एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़ दें तो हमको अगला क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स। तो इसका मतलब इसका मास निकाल दो, है ना। तो डिफरेंट इन मास
डिफरेंट इन मास। अभी बच्चे कंफ्यूज होंगे सर कैसे निकालेंगे। बेटा हर किसी में डिफरेंस कितने का होगा, हर किसी में कितने का होगा, CH2 का होगा, यानी कि हम CH2 का मास निकाल देंगे, हमारा आंसर वही हो जाएगा। अब मास कैसे निकालेंगे, कार्बन एक है, एक कार्बन का कितना होता है भैया 12 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने 2 है, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 ही होता है, तो 12 एकम 12 प्लस 14 प्लस 2 यानी कि 14 यूनिट होता है डिफरेंस। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अरे बेटा एक कार्बन का 12 होता है, कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 14 यूनिट आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे स्टेट हाउ इन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। देखो सुनो, जैसे जैसे मास बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, है ना। मैं तुमसे बोलूं कि 1 लीटर पानी ले लो, जल्दी पिघल जाएगा, और 2 लीटर ले लो, मतलब पिघलने का मतलब जल्दी क्या बॉयल हो जाएगा, 10 ले लो। तो जैसे जैसे मास बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो हो जाता है इंक्रीज, ये याद कर देना, ये इंक्रीज होता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती बेटा, ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या कभी भी चेंज नहीं होती होमोलोगस सीरीज में, ये सेम रहती है। डन है क्या, 3 नंबर का ही सवाल था। आगे बढ़ जाऊं अगले सवाल की तरफ, बहुत प्यारा सवाल है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। देखो बेंजीन के बारे में पूछा है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत इजी है, सिखा रखा है बच्चों मैंने आप लोग को, ठीक है। कैसे बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। समझ में आया। अब क्या जोड़ दो भैया, हाइड्रोजन जोड़ दो। एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, बता दिया। राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है कहीं, हाँ एक सेकंड, यहाँ का कार्बन कहाँ गया भाई, 1 2 3 4 5, अच्छा कार्बन नहीं, यहाँ कार्बन गायब हो गया, ये कार्बन है ना, ठीक है। कितने हो गए चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंगल कोवेलेंट कितने हैं, सिंगल कितने हैं भैया 9, डबल कितने चेक करना जरा, डबल कितने हैं 1 2 3। समझ में आ गया सभी को, ऐसे भी आ सकते हैं सवाल। विच कंपाउंड आर कॉल्ड एल्काइंस, विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्काइंस। तो एल्काइंस की डेफिनेशन पूछी है, तो एल्काइन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों बताओ, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको लिखना है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज कंपाउंड विच हैव ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आर नोन एज एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है जी, CnH2n-2। तो यहां से आपके 3 नंबर ये देखे जाएंगे आपको ऐसे सवाल, ठीक है बेटा, डन है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड मीथेन। तो मीथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, CH4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। प्रोपेन का क्या हो जाएगा, फार्मूला पूछा क्या, हाँ फार्मूला, मैथ है प्रोप, C3H कितना हो जाएगा 6.8, ठीक है, ये CH4 हो गया और ये C3H8 हो गया। कैसे याद करना है, याद बता करा दे रहा हूं बेटा, एक कार्बन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है जी। चलिए, कार्बन कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई, क्योंकि क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है क्या होता है, वीक होता है। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कहना चाह रहा है ये, देखो इसको देखो, इसको देखो, नेम द फंक्शनल ग्रुप, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, देखो CHO पढ़ा गया था, ठीक जी, ये भी देख भाई सेम ही है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, कौन सा है, एल्डिहाइड, हराम खोरो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल होता है COOH। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या है भैया, अच्छा जनरल फार्मूला पूछा है इसमें, CHO होता है भाई,
स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कंपाउंड्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, बहुत इजी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, 1 2 3 कार्बन 1 2 कार्बन, यानी कि किस में आ रहे हैं ये, होमोलोगस सीरीज में आ रहे हैं। क्या रिलेशन है, होमोलोगस सीरीज में। ये किस में है, दे आर द कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज। एक और बना देना इसमें, समझ में आया कैसे पता लगाया। अरे यार यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ चेक करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 कार्बन थे इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हाइड्रोजन थे इसमें 6 हो गए, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। किसमें होता है ऐसा, होमोलोगस सीरीज में होता है। समझ में आ गया, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर का इसी सवाल था। अगले सवाल की तरफ। अदर में बेटा कुछ नहीं करना, अदर में बना देना यार, इसका एक 4 कार्बन लेके एक और बना देना। चलो बेटा यहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं आगे आपको 4 सवाल या 5 सवाल कराऊंगा और पहचान बता दूंगा कैसे पहचानना है। जब आप पेपर देने जाओगे, सेक्शन डी खोलोगे, 5 नंबर का पहला सवाल आपको इनमें से दिखाई देगा। ये पक्की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन समझ लेना, याद कर लेना। बाकी तुम 1 2 नंबर के चक्कर में ये सवाल गलत कर आओगे अगर अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे। सुनो, कुछ सवालों की बहुत इजी पहचान है। जैसे अगर सवाल में कहीं भी ये चीज आ गई भाई 443 और सल्फ्यूरिक एसिड आ गई, मुझे पहचान में ये आना चाहिए ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। पहली चीज 443 के और सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, रट लेना। समझ में आ गया जो बता रहा हूं, वो समझ में आ गया क्या बोला मैंने। जहां पर आपको 443 दिखाई दे और सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो, पहचान जाना यही रिएक्शन है। अब लैंग्वेज चेंज करके सवाल आएंगे। अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अब मुझे पता है, अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ अल्कोहल आ गया, ये आ गया, मुझे पता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं उठाऊंगा C2H5OH को और यहां पर कर दूंगा 443 के, मतलब इतना केल्विन पे गर्म, और यहां पर लगा दूंगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे पता है यहां से एक चीज तो निकलेगी बाहर, वो क्या होगी, पानी होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। क्या बनेगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यही था भाई, आंख बंद करके से लिख लेना वहां पे जहां पे ये चीज आ गए, ठीक है, लिख दिया आपने, ओके। अब जो पूछ रहा है पूछो, बताओ क्या बोला उसने। ए जो था वो अल्कोहल की सीरीज से बिलोंग करता था। ऑन हीटिंग ए विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बी। जो पहचान बता रहा हूं याद रख ले बेटा। क्या इसका मॉलिक्यूलर मास 28 आएगा, बिल्कुल आएगा। देख भाई 12 और 12 24, 24 और 2 26 और 2 28, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। समझ में आ गया, ये याद रख लेना बेटा, 443 के सल्फ्यूरिक एसिड जहां भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, अ कंपाउंड बी, इस बी को ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल चेंज टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से, और यहां पर निकल पैलेडियम वगैरह आ सकते हैं। यानी कि किसका काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट का। किसका काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं। क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बाकी सब भाड़ में जाए। समझ में आ गया, बन गया। अब जो पूछ रहा है बता दे बेटा, जो पूछ रहा है बता दे बेटा। ए क्या है, एथेनॉल। बी क्या है, एथीन। सी क्या है, इथेन। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। राइट द केमिकल इक्वेशन, ले बता दिया। A to B वाली में ये बता देना, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अबे समझ में आ गया, ओके। स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या यूज है, जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उसको किस में बदलना है, घी वगैरह, फैट वगैरह बदलना है, उसको कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया, डन है। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना हो, ऑयल वगैरह को फैट में कन्वर्ट करना हो, तो ये आपका इसका यूज होगा इंडस्ट्री में। समझ में आया। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अ कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। देख भाई सुन, ए क्या था यहाँ पर, एल्कोहल था। ए क्या था, एल्कोहल। ए क्या था, एल्कोहल, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए, मतलब C2H5OH की रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम से, Na से, ठीक है। तो क्या बनेगा, बच्चा बच्चा जानता है, C2H5O
Na प्लस क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या बन गया, सोडियम सोडियम एथेनोएट है, एथॉक्साइड, वेरी गुड, सही बात कह रहा बेटा, सोडियम एथॉक्साइड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आओ दोबारा से, ए क्या था बता देगा, एल्कोहल, बी क्या था ये, सी क्या था बेटा, सी क्या था बेटा, ये रहा सी। ठीक है, इक्वेशन में पहली वाली में ये बताएगा, इस वाली में ये लिखना, ये इक्वेशन, व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड सी अंडरगोस कंबशन। अच्छा सी क्या था ये, अच्छा इसका कंबशन क्या है भैया, कार्बन का कंबशन में क्या होगा, हाइड्रो क्या निकलेगा, लाइट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पानी भी, ओके। इंडस्ट्रियलिस्ट बता देना, ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए, ये बता दिया ये वाला। ठीक है जी, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं, 5 नंबर है भाई, पढ़ के जाना, बता रहा हूं, पहचान भी बता दी मैंने, डन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलो आगे देखना बेटा, ओके। अरे यार मिसल वाला सवाल खुद करना बेटा, ठीक है, ये बना देना, इस तरह से बना दोगे यार खुद प्लीज। अच्छा यहाँ पर ये सवाल है कि भैया इसमें एक्स और वाई दोनों को हार्ड वाटर में मिलाया गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक फॉर्म बनाया, क्या बोला इसने, एक्स क्या है, एक सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, टेक 2 टेस्ट ट्यूब एक्स एंड वाई विद द सैंपल ऑफ हार्ड वाटर ईच। ठीक है, अच्छा इन विच, अच्छा फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब। अच्छा एक्स में क्या गया है, सोप गया है, और वाई में क्या गया, डिटर्जेंट गया है, हार्ड वाटर है, सोप झाग नहीं बनाएगा, क्या बना लेगा, स्कम बना लेगा, और डिटर्जेंट झाग बना लेगा। ठीक है, बता दोगे, इजी है, बहुत इजी, मत लिख लेना इसे। ठीक है, कर लोगे बेटा, ठीक है, सोप झाग नहीं बनाएगा, स्कम बना लेगा, डिटर्जेंट वहां पे क्या बना देगा, झाग बना लेगा, हार्ड वाटर के साथ। ठीक है जी, चलो खुद से करना है सवाल, चलो देखना बेटा, बहुत प्यारा सवाल है। देखो अगली पहचान क्या है, हैविंग विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड। ठीक है, अ कंपाउंड एक्स ट्रीटेड विद एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई हैविंग विनेगर लाइक स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जेड forms a compound P which has a fruity smell। सुनो, fruity smell, sweet smell, एस्टर दिमाग में क्रिएट हुआ, क्लियर है, फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्मेल, आपका क्या हो जाएगा, एस्टर। आइए बनाते हैं, अब आपको पता है एक्स और वाई, इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, C2H5OH, और मीठा 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 सॉरी मीठा कह रहा हूं, विनेगर लाइक स्मेल किसकी होगी, एसिडिक एसिड की, CH3COOH। ठीक है, अब आपको पता है क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, और फिर क्या बन गया, C2H5। ठीक है जी, बाकी क्या बन रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि ये क्या है, ईस्टर, ये क्या है, ईस्टर, ये क्या है, एथेनॉल, ये क्या है, एथेनॉल, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है जी, अच्छा इन द प्रेजेंस ऑफ जेड, जेड यहां पर याद रखना H2SO4 होगा, और ये जेड एसिड है। ठीक है जी, आइए बेटा, ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y हो गया, ये हमारा Z हो गया, और ये हमारा P हो गया, ध्यान से पढ़ो P। ठीक है, आइडेंटिफाई XYZ लिख दोगे, अंधे तो नहीं हो। राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक्स एंड वाई, एक्स का फॉर्मूला ये रहा और वाई का ये रहा, स्ट्रक्चर बना देना इसका। ठीक है जी, स्ट्रक्चर बना देना। टाइप ऑफ कंपाउंड इज पी, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज पी, पी कौन से टाइप का कंपाउंड है भैया, ये एस्टर है, एथिल एल्केनोइड। ठीक है जी, नेम द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या नाम दूं, एस्टरीफिकेशन, तो एस्टरीफिकेशन। ठीक है, इफ कंपाउंड एक्स एंड वाई बोथ हैव 2 कार्बन एटम राइट द रिएक्शन, तो ठीक है 2 कार्बन एटम है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तीसरा क्या, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज पी, बेटा स्वीट स्मेलिंग का कंपाउंड है पी, जिसका नाम एस्टर है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, बस इतना बहुत है, डन है, पहचानना बहुत जरूरी था। आगे बढ़ जाऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला सवाल देखना बेटा, अगेन देखो सेम सवाल है, सेम सवाल है, लैंग्वेज चेंज हो गई, सेम सवाल है, पढ़ के देखो। An acid X and alcohol Y react with each other in the presence of acid catalyst to form a sweet smelling substance Z. Identify X, Y, Z. Write the chemical equation for the reaction involved in the name it. The substance Z on treatment with sodium hydroxide produces back to the alcohol Y and sodium ethanoate.
राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम इट। आओ कर देता हूँ बेटा, कर देता हूँ, देख लो साहब फिर से। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। एसिड क्या एक्स है, तो एसिड मतलब CH3COOH, ये एसिड हो गया। एल्कोहल क्या है, C2H5OH। ठीक है, यहाँ पर एसिड है। अच्छा, इसका अगर तुमसे पूछे ना कि वो इस वाली रिएक्शन में देखो यहाँ पर इसका रोल क्या है, तो रोल क्या हो जाएगा इसका, कैटलिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? ये कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज कर देता है बेटा, समझ में आया? एसिड यहां पर एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, याद रखना बस। चलो, और Z बनेगा यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर C2H5। ठीक है जी, तो ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y हो गया, और ये हमारा Z हो गया, क्योंकि Z इस बार ये है। राइट द केमिकल इक्वेशन लिख दिया। द सब्सटेंस Z ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, Z को उठा लो यहां से। तो इस रिएक्शन का नाम क्या था, ऊपर वाली रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बेटा, एस्टरीफिकेशन। क्या हो जाएगा बेटा, एस्टरीफिकेशन। लेकिन अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर C2H5 इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो ये बन जाएगा आपका इसी की रिएक्शन करवाएं ना, CH3CONA प्लस C2H5OH। बहुत पिटोगे बेटा, ठीक है जी, समझ में आया? अब ये रिएक्शन में बन गया। अब इसका क्या नाम है, याद रखना, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ क्या बोला है, सोडियम एथेनोएट। ठीक है जी, सोडियम एथेनोएट, और ये क्या है, एल्कोहल है, दोबारा से अल्कोहल में कन्वर्जन हो गया। ठीक है बेटा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, है ना, लिख दी गिविंग जस्टिफिकेशन। अब देखो यहां से एक सवाल और बन जाएगा, क्या कि एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन में अंतर बताओ। ठीक है जी, एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन में अंतर बताओ। तो ये एस्टरिफिकेशन हो गई और ये वाली सपोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसका काम किसमें होता है, साबुन बनाने में यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? डन है, क्लियर है? चलिए चलो बेटा, ठीक है, याद रखनी सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, नेम द कंपाउंड फाउंड व्हेन एथेनॉल इज हीटेड। भैया देखो क्या आ गया, लो इजी हो गया नहीं, देखो पहचान लिया हमने, H2SO4 भी है और 4,4,3K भी है। ठीक है, बना लोगे इजी, पक्की बात है, बनाना पड़ेगा तुम्हें मुझे, पक्की बात बेटा। डन है बेटा, सुन लो आप लोग भी। ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। ठीक है, क्या यूज है इसका, अनसैचुरेटेड को किसमें कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड में, जैसे ऑयल वगैरह को फैट में कन्वर्ट करना है। डन है, कर लोगे ना, इजी है, 5 में आया हुआ ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है बेटा, कराऊं? चलो ठीक है, करा देता हूं। कंपाउंड फाउंड व्हेन एथेनॉल इज हीटेड, एथेनॉल को हीट करो बेटा, C2H5OH, इसको हीट करो 443 केल्विन के H2SO4 की प्रेजेंट में, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, यहां से अलग हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर H2SO4 का रोल है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि किसको निकाल रहा है, पानी को निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है। ठीक है जी, तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, रोल बता दिया हमने कि ये डिहाइड्रेशन एजेंट है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। बहुत इजी बेटा, कैसे बनाएंगे सुनो, कार्बन कार्बन। ठीक है, अब सुनो, अब देखो भैया, 2 इसके हो गए, इधर 2 लगा दो, इसके 2, इधर 2 लगा दो। ठीक है जी, उसके बाद सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, कार्बन के होगा 4। ओके, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस पे एक हाइड्रोजन ने शेयर कर दिया इधर,
हाइड्रोजन ने यहाँ शेयर कर दिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ शेयर कर दिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ शेयर कर दिया। अब ध्यान से लगा दो भैया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 और 4 कितने हो गए 8, इसके 8 हो गए पूरे। ध्यान से देखो, इसके 2 पूरे हो गए, 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 बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन खुद लिख दीजिएगा, इस चीज को बहुत इजीली आप कर पाएंगे। डन है क्या बेटा? डन है। अरे बेटा इसके 4 4 मतलब 2 और 2 4, 2 6, 2 8 हो गए पूरे। इस कार्बन के भी 8, इसके भी 8 शेयर कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन के भी 2, इस हाइड्रोजन के भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, a compound A with the molecular formula C2H4O2, okay, react with base to give salt and water. Identify A. अच्छा ये पता लग रहा है यार, देखो ये क्या है, CH3COOH बेटा, देखो ध्यान से, यही है H4O2। अब इसको रिएक्शन करवाना है बेस से, to give salt and water. Identify A, state its nature and the name of the functional group possess it. Write the chemical equation for the reaction above. देखो बेटा, CH3COOH की रिएक्शन हमको बेस से करवानी है, यानी कि NaOH से करवानी है। तो ये बन जाएगा CH3COONA प्लस पानी बाहर निकल गया, प्लस पानी बाहर निकल गया। ठीक है, डन है। अब ये इसका नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इसका ग्रुप है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? और तो कुछ नहीं पूछा इसमें, 2.5 नंबर का ये हो जाएगा इसमें, है ना, ऊपर वाला। ठीक है, नेचर भी पूछा तो उसका एसिडिक है, वो नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। और ग्रुप कौन सा है? कार्बो ऑक्सिलिक। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बो ऑक्सिलिक का? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये स्ट्रक्चर हो गया। तीनों चीज, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। आओ, व्हेन अबव स्टेटेड कंपाउंड A, ऊपर जो A कंपाउंड था यानी कि CH3COH, रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड B हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, तो ये क्या है भाई? ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये तुम्हें C2H5OH नहीं दिख रहा? ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमको एसिटिक एसिड मिला था CH3COOH को, इसकी रिएक्शन C2H5OH से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड H2SO4। ये एसिड हमने प्रेजेंट में लगा दिया। अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड C इज फॉर्म, क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। B और C क्या हो जाएगा? B क्या है? एथेनॉल। C क्या हो जाएगा? एस्टर। एसिड का रोल क्या था यहाँ पर? डिहाइड्रेशन नहीं, कैटलिस्ट का काम है। कैटलिस्ट का याद रखना, इस वाली में जहां स्वीट स्वेलिंग सब्सटेंस हो वहां पर एसिड कैटलिस्ट का काम कर रहा है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब तो कर लोगे इसे। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको समझ में आ गया। अगला सवाल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है, देखना। चलो, अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड X, न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, यानी कि मुझे साफ पता लग गया क्या है, C2H5OH। रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड, रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड K2CrO7, इससे जब ये रिएक्ट करेगा इसकी प्रेजेंस में, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड Y, तो ये क्या बनने आ देगा? CH3COOH। ठीक है जी, विच इज एसिडिक, तो ये एसिडिक भी है। X react with Y on warming in the presence of concentrated sulfuric acid to give a sweet smelling compound Z। ठीक है, अब अच्छा, अब इसको रिएक्शन करवाते हैं, मतलब किसकी? C2H5OH की रिएक्शन CH3COOH से एसिड की प्रेजेंस में। तुम्हें पता है क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर C2H5। ठीक है जी। X क्या है? एथेनॉल। Y क्या है? एथेनॉइक एसिड। Z क्या है? एस्टर। ठीक है, समझ में आया? पक्की बात है। राइट द केमिकल इक्वेशन X2Y X2Y में ये वाला आएगा, X2Y में ये वाली आएगी, X2Z में ये वाली रिएक्शन आएगी। स्टेट द रोल ऑफ एसिडिफाइड, इसका क्या रोल था? तो इसका रोल था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। बेटा किसका? K2 मतलब ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट का रोल पूछा, सॉरी इसका रोल पूछा है ना, तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो इसका रोल था ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट का रोल था इसका। और इसका क्या रोल था? इसका क्या रोल था? ये यहां पर कैटलिस्ट था। देन द रिएक्शन व्हेन अकर Z रिएक्ट विद एल्काइली, मतलब Z जो है एस्टर है, एस्टर की रिएक्शन किससे करवानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एल्काइली तो वही होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कहां गई रिएक्शन वाली? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये रही, ये वाली लिख देना बेटा, ठीक है? समझ में आ गया? क्या आप कर लेंगे? क्या इजी है? क्या आप तुम्हें सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं बच्चों? क्या अब आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ जी सर अब बहुत इजी लग रहा है। याद कर लेनी है, 2-3 बार लिख के देखना है वरना पछताओगे। एथेनॉल को एथीन में कन्वर्ट करना है, एथेनॉल को एथीन में कन्वर्ट करना है, याद करो। C2H5OH एथेनॉल है, एथीन में कैसे कन्वर्ट होगा? बच्चा बच्चा कर लेगा। अब तो क्या क्या लगा दूं यहाँ पर? H2SO4 और क्या कर दूं यहाँ पर? 443। क्या बन जाएगा? एथीन, यानी कि CH2 प्लस पानी। हो गया एक नंबर। एथीन को एथीन बनाना है, इस एथीन को एथीन बनाना है तो कुछ नहीं करना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर H से H और नीचे निकल लगा दूं तो क्या बन गया? ये CH3। इथेन को क्लोरोइथेन बनाना है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मैथ इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मैथ C2H6। किससे रिएक्शन करवाऊंगा? HCl से, ठीक है? तो क्या बन गया? C2H5Cl प्लस HCl। लो भैया क्लोरोइथेन बन गया, क्लोरोइथेन बन गया। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। इजी है। एथेनॉल को एथेनॉइक में कन्वर्ट करना है। कैसी बच्चों वाली बात करते हैं? एथेनॉल को एथेनॉइक में कन्वर्ट, एथेनॉल को एथेनॉइक में कन्वर्ट करना, लिखो उधर ये रिएक्शन, ठीक है? यहाँ लिख दो। एथेनॉइक को एथिल एल्कोनेट बनाना है, एथेनॉइक को एथिल एल्कोनेट यानी कि एस्टर है, सॉरी एथेनॉइक को एथिल एथेनॉइड बनाना है। तो एथेनॉइक मतलब, ठीक है, एथिल एल्कोनेट मतलब एस्टर बनाना है इसे। तो क्या है भैया? तो क्या है? यही तो है, एथेनॉइक को इसमें कन्वर्ट करना है तो ये एस्टर ही है। ये समझ में आया बेटा? ये एस्टर को क्या बोलते हैं? सुनो, एस्टर को हम एथिल एथेनॉइड बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसको एस्टर ही बनाना है आपने एथेनॉइक को, तो वो वाली रिएक्शन लिखनी है। क्लियर है? हाँ, तो एथेनॉइक को तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो कन्वर्ट। यार ये बताओ, इसने ये बोला कि एसिल का यूज करो, हमने तो यूज करा है ना। समझ में आई ये बात? डन है? कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, ये तो बच्चों वाली बता दी मैंने आपको, ये डन है ऑलरेडी। सपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है? साबुन की क्लींजिंग एक्शन पढ़ के जाना, बाकी सारी चीजें करके जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम के बाद जब आ जाएंगे टेलीग्राम से, अच्छा ये सब कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम से ले लो जाकर के। उम्मीद यही करता हूं कि जब एग्जाम दे के आ जाओगे तो प्लीज कमेंटों में जरूर लिखना कि सर ये वो सारी चीजें जब करके आए। देखो सुनो, एमसीक्यू वाला सेक्शन में सबसे पहले आपको केमिस्ट्री वाला सेक्शन दिखेगा। एमसीक्यू बहुत करवा दिए मैंने, ठीक है? जब जाओगे सेक्शन बी खोलोगे तो पहला सवाल आपको पहले चैप्टर से दिखेगा और वो इन्हीं में से आएगा। सेक्शन सी खोलोगे 3 नंबर का 2 सवाल दिखेंगे आपको, एक एसिड बेस से दिखेगा आपको, उसके ऑप्शन में नॉन मेटल से दिखेगा, देख लेना आप जाकर के। और सेक्शन डी में 5 नंबर का सवाल कार्बन कंपाउंड से दिखने वाला है। बात समझ में आ गई? लास्ट में एक केस स्टडी रहेगी, केस स्टडी बहुत ईजी होती है, अगर नॉलेज है तो कर लोगे, ठीक है? मिलता हूं, थैंक यू सो मच बच्चों।